हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो माई सेल्फ समृद्धि शर्मा। और आप सब जानते हैं कि मैंने आप सब के लिए MCQ सीरीज़ स्टार्ट की थी। तो हमारे कुछ टॉपिक्स हो चुके हैं और आज मैं एक और टॉपिक लेके आई हूँ आपके लिए, जिसका नाम है जो कि आपके JK फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में स्पेशली मेंशन्ड टॉपिक्स हैं। तो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ किसके ऊपर, स्पीड के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर, मास एंड वेट और एक्सेलरेशन वाला टॉपिक भी इसमें स्पेशली मेंशन्ड है। और उसके भी कुछ MCQs मैंने इसमें डाले हुए हैं। तो चलिए हमारा टॉपिक आज का जो है वो स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको मेरे टॉपिक पसंद आए। तो देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पर चल रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन चेंज किए बिना, देन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। इट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट इसका ट्रू है या फॉल्स है। तो इसका ट्रू है, लेकिन मैं आपको समझा लेती हूँ, थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी आपको दे देती हूँ। इसका ट्रू है, इसकी एक्सप्लेनेशन कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, स्पीड और वेलोसिटी सेम थिंग है, बट वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वो एक डायरेक्शन भी होती है वेलोसिटी में, बट स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन इसने डायरेक्शन दी हुई है कि अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। स्ट्रेट लाइन में अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है और तब उसका मैग्नीट्यूड एवरेज वेलोसिटी का और एवरेज स्पीड का इक्वल होगा, इट मीन्स इक्वल ही होगा ना, क्योंकि एवरेज स्पीड ही एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। और जब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी एक ही चीज़ है तो इनका मैग्नीट्यूड भी फिर इक्वल ही होगा। समझ आ गया होगा आप सबको, आई होप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आ गया हमारा द स्पीडोमीटर फिटेड इन ऑटोमोबाइल्स शो। मैंने आपको बताया था कि हमारे ऑटोमोबाइल्स में जो है 2 मीटर शो होते हैं, लगे होते हैं, फिट किए होते हैं। एक स्पीडोमीटर होता है, एक ओडोमीटर होता है। हमारा ओडोमीटर जो होता है वो हमारा एवरेज मतलब कि जितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो बताता है। तो ये इसने क्वेश्चन पूछा है कि स्पीडोमीटर क्या बताता है। पहला ऑप्शन है एवरेज स्पीड और वेलोसिटी, मतलब कि अभी तक जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसकी एवरेज स्पीड और वेलोसिटी क्या रही है, या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी, या फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ डिस्टेंस पे, इंस्टेंट पे क्या स्पीड है किसी ऑटोमोबाइल की या फिर किसी भी व्हीकल की, उसको वो मेज़र करता है। तो इसका ऑफकोर्स जो है इसका ये है, स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी जो है इसका ऑप्शन है। क्योंकि स्पीडोमीटर जो होता है एवरेज स्पीड नहीं बताता है, किसी इंस्टेंट पे, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी उसकी स्पीड या वेलोसिटी है वो बताता है हमें। और स्पीड और वेलोसिटी हमें उसके यूनिट्स, किस यूनिट्स में बताता है वो हमें किलोमीटर पर और के यूनिट्स में वो हमें बताता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही है, देन द एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर इक्वल। ऑप्शन है ट्रू और फॉल्स। तो ये बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, इट मीन्स उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। मतलब कि अगर 5 मिनट पहले जो वेलोसिटी होगी 5 मिनट बाद भी अगले इंस्टेंट पे वही वेलोसिटी होगी। इट मीन्स जो एवरेज वेलोसिटी है, मतलब एवरेज मतलब पूरे डिस्टेंस में, डिस्प्लेसमेंट में, सॉरी वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आएगा, पूरी डिस्प्लेसमेंट में कितनी एवरेज वेलोसिटी रही है वो, और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो इक्वल ही होगी। ऑफ कोर्स इक्वल होगी, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, किसी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी वही तो एवरेज वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे हाँ, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हाँ, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट बोलती है एवरेज स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। पहली बोलती है कि एवरेज स्पीड जो है वो हमेशा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड जो है हमेशा एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होती है। नहीं, एवरेज स्पीड हमेशा एवरेज वेलोसिटी के इक्वल कब होती है, ये ऊपर हमने एक पढ़ा था, एक केस पढ़ा था कि हाँ यहाँ पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल होते हैं। कब? जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा होगा और अपनी
डायरेक्शन को चेंज किए बिना, तब जो होगा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल होंगे, लेकिन ऑलवेज तो नहीं होंगे ना, इसीलिए ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत। The magnitude of average velocity is always greater than or equal to the average speed बोलता है कि एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो हमेशा या तो हमेशा जो है एवरेज स्पीड से ज़्यादा होगी या तो उससे हमेशा कम होगी। तीसरा ऑप्शन हमें बोलता है द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द एवरेज स्पीड, हमेशा जो होगा इक्वल होगा या तो बड़ा होगा एवरेज स्पीड के। सॉरी 2 मिनट, ये ऊपर वाला मतलब सेकंड वाला ऑप्शन और थर्ड वाला ऑप्शन जो है ना ये एक ही हो गया, एवरेज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दी एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन, और हाँ ये ऊपर वाला और नीचे वाला ऑप्शन जो है सेम ही हो गया। दूसरा, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी, बोलता है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं। तो इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो एकदम राइट है कि मैग्नीट्यूड जो होगा एवरेज वेलोसिटी का वो या तो हमेशा ज़्यादा होगा एवरेज स्पीड से या तो हमेशा उससे इक्वल होगा। तो सेकंड वाला हमेशा राइट होगा हमारा। सेकंड और थर्ड दोनों सेम ही है, तो ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज, एक्सेलरेशन तो आपका मतलब ऐसे मेंशन किया हो ना टॉपिक स्पेशली मेंशनड है, तो ये तो पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन क्या होता है। अगर नहीं पता तो आप जाके मेरा लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको डिफ़ाइन किया हुआ है बहुत अच्छे से, ये सारी टर्म्स मैंने अच्छे से डिफ़ाइन की हुई हैं। तो चलिए इस पहला ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। पहला ऑप्शन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सेकंड है चेंज इन वेलोसिटी, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, या फिर चेंज इन स्पीड। अरे भाई ये दो ये सेम दिख रहे हैं, अब क्या बोलो कौन सा सही है कौन सा गलत है, लेकिन नहीं, ये सारे सेम नहीं हैं। पहला तो स्पीड और वेलोसिटी में भी डिफरेंस है, दूसरा ओनली चेंज एंड रेट ऑफ चेंज में भी डिफरेंस है। हाँ तो ये सारे सेम नहीं है। पहले स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस है, क्यों? स्पीड को क्या होती है, स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होती, बट वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। और रेट ऑफ चेंज में और चेंज में क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब उसमें टाइम इंक्लूड नहीं है। और लेकिन जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आ गया, इट मीन्स पर यूनिट टाइम लगाया गया है। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ज़रा याद करो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब कि पर यूनिट टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, सेकंड भी नहीं, थर्ड भी नहीं और फोर्थ भी नहीं। स्पीड का चेंज नहीं है, वेलोसिटी का चेंज है। ओके ये भी ध्यान रखना, मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड भी इसलिए लगाया ताकि आपको कंफ्यूजन रहे, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। ऑफकोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी आ गया चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब पहला है हमारा, पहली स्टेटमेंट है एक्सेलरेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होगी। दूसरी ऑप्शन है एक्सेलरेशन इज नाइदर बी नेगेटिव, एक्सेलरेशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। और तीसरा ऑप्शन है एक्सेलरेशन इज नाइदर बी नेगेटिव नॉर बी जीरो, कि एक्सेलरेशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और ना ही ज़ीरो हो सकती है। और फोर्थ ऑप्शन हमारा है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो तीनों हो सकती है। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होगी, जब वो एक्सेलरेट कर रही होगी, स्पीड मतलब बढ़ रही होगी तो वो पॉजिटिव में आ जाएगी। और नेगेटिव में कब होगी, जब स्पीड घट रही होगी तब वो नेगेटिव, मतलब कोई गाड़ी चल रही है और चलते चलते ब्रेक लगा ली, स्पीड एकदम से कुछ होगी, उसकी स्पीड मतलब कि इनिशियल स्पीड कुछ होगी और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। जिसमें बड़े से कम टर्म में आ जाए, रिटार्डेशन हो, उसमें जो है एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है। और ज़ीरो कब, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो एक्सेलरेट तो हो ही नहीं रही है ना, कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट तो हो ही नहीं रहा है, तब एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है। पर ये तीन की तीन स्टेटमेंट्स गलत हैं। ये पहली तो बोली सिर्फ पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव नहीं होती है, ज़रूरी नहीं है हमेशा कोई चीज़ पॉजिटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो, कभी रिटार्डेशन भी हो सकती है, कभी कांस्टेंट वेलोसिटी से भी कोई ऑब्जेक्ट चल सकता है। ठीक है, नाइदर भी नेगेटिव, मतलब नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती है भाई, ब्रेक तो लगानी है, नेगेटिव तो होगी, कम तो होगी स्पीड। अब थर्ड वाला बोलते ना ही नेगेटिव हो सकती है ना ही ज़ीरो हो सकती है, हमेशा स्पीड बढ़ाते हुए थोड़ी चलना है, वेलोसिटी बढ़ाते हुए थोड़ी चढ़ना है, कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चलना पड़ता है। तो इसीलिए ये तीनों के तीनों गलत हैं और फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है, एकदम राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कौन सी एग्जाम्पल है इनमें से? पहले ऑप्शन है
द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फ्री फॉल करता है मतलब अंडर ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और दूसरा द मोशन ऑफ अ कार ऑन अ क्राउडेड रोड। और थर्ड हमारा द मोशन ऑफ अ साइक्लिस्ट ऑन अ सर्कुलर पाथ। अब वही सोचो इसमें से कौन सा यूनिफॉर्म एक्सेलरेट है, एक्सेलरेट भी कर रहा है पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है। तो इसका हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है एकदम राइट ऑप्शन है, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉल करता है, फ्री फॉल करता है, तो उसकी मतलब वेलोसिटी जो इंक्रीज कर रही होती है और यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही होती है। तो इसका मतलब ये जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की एग्जांपल है। सेकंड क्या है, सेकंड भी बता देती हूँ, द मोशन ऑफ अ कार ऑन अ क्राउडेड रोड। क्राउडेड रोड है जैसे ट्रैफिक होता है, कभी ट्रैफिक खुलता है, कभी गाड़ियाँ चलती हैं, कभी फिर रुक जाती हैं, कभी चलती फिर रुक जाती हैं। मतलब इसमें कोई यूनिफॉर्मली कुछ भी वेलोसिटी का कोई लेना देना नहीं है यूनिफॉर्म से। इसका मतलब कभी रुक रही है गाड़ी, कभी चल रही है, कभी रुक रही है, कभी गाड़ी चल रही है, ये यूनिफॉर्मली नहीं है। और द मोशन ऑफ अ साइक्लिस्ट ऑन अ सर्कुलर पाथ, जब कोई साइकिल चलाता है सर्कुलर पाथ पे, उसकी एकदम यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेट नहीं कर रही होती है। अगर यहाँ पे होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। बट the question is that which of the following is an example of uniform acceleration, so the option first is right. तो चलिए आगे चलते हैं हम। आगे क्या है, मास इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ट्रू और फॉल्स। तो अब मास वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है भाई, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब भाई मेरा लेक्चर जाके देखो, फिर आपको सब पता लग जाएगा स्केलर क्या होती है, वेक्टर क्या होती है। जिसको नहीं पता, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, जिन्होंने देखा है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, उनको पता होगा ये स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो इसका ऑप्शन है ट्रू और फॉल्स। अब बताइए क्या है, जिनको आता होगा वो तो बता देंगे झट से एकदम देखते ही, लेकिन जिनको नहीं आता होगा उनको मैं बता देती हूँ कि मास एक स्केलर नहीं वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मास की कोई डायरेक्शन थोड़ी है। मास की क्या डायरेक्शन होगी, किस डायरेक्शन में मास है भाई, कोई किसी चीज़ का मास है तो उसकी कोई डायरेक्शन थोड़ी होगी। इसीलिए इसका जो है फॉल्स ही आएगा, मतलब सॉरी इसका जो है फॉल्स है, ट्रू नहीं। मास एक वेक्टर नहीं स्केलर क्वांटिटी है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ऐसा यूनिट ऑफ वेट, अब वेट का ऐसा यूनिट क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज केजी, सेकंड इज न्यूटन, थर्ड इज ग्राम एंड फोर्थ इज केजी मीटर पर सेकंड। अब भाई कुछ बंदे होंगे बोलेंगे केजी, कुछ सोच रहे होंगे केजी मीटर पर सेकंड। ग्राम को तो सबने निगलेक्ट कर ही दिया होगा ना, कि ग्राम तो हो ही नहीं सकता है यार, वेट का यूनिट तो हो ही नहीं सकता ऐसा यूनिट ग्राम। लेकिन कुछ इन तीनों में फंसे होंगे जिन्होंने बिल्कुल ध्यान से देखा होगा ना इस क्वेश्चन को, बिल्कुल ध्यान से, तो वो तो बता देंगे इसका आंसर। और जिन्होंने लेक्चर भी नहीं देखा ना, इसका मतलब इसके बारे में सिर्फ ऐसे सुना होगा दूसरों से, वो तो मुझे पता है कौन सा ऑप्शन लगाएंगे। और अब कुछ बंदे कंफ्यूज होंगे सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में क्यों होंगे वो मैं बाद में बताऊंगी। कुछ और बंदे सोच रहे होंगे कि इसका पहला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि हम वेट तो भाई केजी में ही देखते हैं भाई, हाँ 40 kg 50 kg ऐसा वेट है किसी का, ऐसे ही बोलते हैं ना। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कोई बोलता है तो 40 kg 50 kg ऐसे ही होता है। अब क्या होगा, केजी में कभी वेट नहीं होता है, केजी तो मास के यूनिट्स हैं, लेकिन वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट मीन्स उसमें कोई डायरेक्शन है और वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन होती है। इट मीन्स इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और फोर्स लग रही होती है उस पर। वेट एक फोर्स है, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होती है ना फोर्स, और मास तो किसी बॉडी का मास, एक्सेलरेशन इसमें स्मॉल जी होता है, स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसके यूनिट्स हमारे होंगे न्यूटन। लेकिन कुछ बंदे बोल रहे होंगे यार ये वाला ऑप्शन कहाँ गया, ये भी तो बिल्कुल सही ऑप्शन था, लेकिन नहीं, जरा ध्यान लगाओ, न्यूटन 1 न्यूटन इक्वल्स टू केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ना कि मीटर पर सेकंड। इसीलिए ये ऑप्शन भी एकदम रॉन्ग है। जो ज़्यादा देख रहे होंगे ना वो उनको यही लग रहा होगा केजी मीटर पर सेकंड और न्यूटन में कन्फ्यूज़न होगी, लेकिन नहीं, न्यूटन इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ओके, ना ही केजी है। और इस क्वेश्चन से आपको एक सीख मिलती है कि हमारा वेट केजी में नहीं न्यूटन में होता है। ओके, आगे चलते हैं। हाँ, आगे है वेट इज़ अ डैश क्वांटिटी है। भाई अभी बता दिया मैंने, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर। ओके, वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है, ये भी मैं बता रही हूँ आपको। अब है व्हाट इज द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वेट। अब ग्रेविटेशनल यूनिट क्या है वेट के,
पहला केजी, सेकंड न्यूटन, थर्ड केजीएफ और केजी वेट, फोर्थ इज डाइन। तो अब तो सारे बोल रहे हैं नहीं यार न्यूटन है इसका, सीधी सी बात है। केजी तो सबने, अब पिछले वाला क्वेश्चन देख के सबने केजी को काट ही लिया होगा, लेकिन नहीं, इसका न्यूटन नहीं, इसका केजीएफ है। केजीएफ ग्रेविटेशनल यूनिट वेट के केजीएफ और केजी वेट होते हैं। डाइन्स तो सीजीएस यूनिट होते हैं ना, सीजीएस यूनिट होते हैं, और केजीएफ जो है ग्रेविटेशनल यूनिट्स होते हैं किसी भी फोर्स के। तो वेट भी हमारा एक फोर्स है, इसीलिए हमारी वेट के भी ग्रेविटेशनल यूनिट्स क्या होंगे, केजीएफ। ये एकदम राइट है। आगे क्या है देखते हैं हम। हाँ, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग, अभी कितने हैं, अभी हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेट। वेट के रिगार्डिंग हमने जो है करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से चूज करनी है। बोलता है इट्स वैल्यू कैन नेवर बी ज़ीरो, कि वेट कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सही बात है, वेट कभी भी ज़ीरो, बिल्कुल सही नहीं, बिल्कुल गलत बात है। वेट ज़ीरो हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं बताती हूँ। जहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होगी ना, वहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट ज़ीरो होगा। हम भी अगर ऐसी जगह पे चले जाए ना जहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होगी, वहाँ पे हमारा वेट ज़ीरो होगा, एकदम ज़ीरो। हमारा वेट है ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, अदरवाइज हमारा तो सिर्फ मास है, वेट तो है ही नहीं। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, its SI unit is kg and its value does not change with the value of g, स्मॉल g। ये यही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है, अब देख लो इनमें से कौन सा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल गलत है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है, क्योंकि वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी होती है, मैं बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, ऐसा यूनिट केजी तो बिल्कुल नहीं है भाई, ऐसा यूनिट का 2 बार क्वेश्चन करवा दिया, केजी नहीं न्यूटन होते हैं। और ये बोलते हैं कि इसकी वैल्यू भाई स्मॉल जी पे डिपेंड ही नहीं करती है, और पूरी की पूरी वैल्यू स्मॉल जी पे डिपेंड करती है, तो उससे चेंज नहीं होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी पहला ऑप्शन ही ये था कि इसकी वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? जहाँ पे स्मॉल जी ज़ीरो होगा वहाँ पे हमारा वेट भी ज़ीरो होगा। जहाँ पे स्मॉल जी होगा ही नहीं, स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो होगा ही नहीं, तो वहाँ पे हमारा वेट भी ज़ीरो होगा, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज डैश द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। इस लाइन को मैंने बहुत बार अंडरलाइन करवाया था आपको लेक्चर में, बहुत बार। गौर फरमाइएगा इस बात पर कि हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पर अर्थ के कंपैरिजन में कितना होगा भाई, कितना होगा। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द अर्थ, 1/6 टाइम्स द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट कुछ भी एक्स मान लो, अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट है अर्थ पर, तो x का 1/6 टाइम्स होगा, 1/6 टाइम्स, मतलब x/6 वेट होगा हमारा मून पर। ओके, अगर किसी का यहाँ पर कितना है 30 kg वेट है, 30 kg वेट है अगर इधर पे किसी का अर्थ पे, तो मून पे उसका कितना होगा, ओनली 5 kg वेट होगा उसका मून पे, ओनली 5 kg। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अब मैंने केजीएफ बताए थे आपको कि ग्रेविटेशनल यूनिट्स होते हैं इसके फोर्स के, मतलब वेट के। तो अब बताओ 1 kgf कितने न्यूटन के बराबर होता है। अब बच्चे सोच रहे होंगे मैम इतना कौन पढ़ता है, लेकिन बेटा पढ़ना पड़ता है इतना। तो देखते हैं क्या है। 1 kgf इज इक्वल टू हाउ मैनी न्यूटन। इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ क्या लगाए इनमें से, बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, लेकिन जिसने पढ़ा होगा ना वो भी इन दोनों में कंफ्यूज होगा, पक्का इन दोनों में कंफ्यूज होगा। लेकिन जिसने पूरे अच्छे से पढ़ा ना, मुझे पता है वो तो कर लेगा 9, क्योंकि जब पेपर देने जाते हैं ना, एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो बहुत सारा दिमाग में भरा होता है, तो कन्फ्यूज़न इन्हीं दो में होगी। अगर लेकिन जिसने बहुत फोकस किया होगा ना, बहुत ज़्यादा, मतलब जिसके दिमाग में बैठ गया होगा ना, उसको तो पता होगा इसका आंसर क्या। अब सोच गए होंगे भाई ये दो तो है नहीं बिल्कुल भी, इसका मतलब इन्हीं दोनों में से है कोई। तो इसको मैं बता दूं, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है।
1 kgf is equals to 9.8 न्यूटन. 1 kgf is equals to 9.8 न्यूटन और 1 kgf is equals to 980 डाइन्स. न्यूटन है यहाँ पर बेटा, न्यूटन नहीं है, 980 डाइन्स होते हैं. 1 kgf जो है 980 डाइन्स होते हैं और 1 kgf जो है 9.8 न्यूटन्स होते हैं. ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा. तो हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है. आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे होंगे और आपको जो मैं आपको एमसीक्यू सीरीज़ करवा रही हूँ ये भी पसंद आ रही होगी. तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. और अगर आपको हमारे इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जा सकते हैं जिसका नाम है JKSSB स्पेशल, और उसका चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. Thank you so much guys for watching.